हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अनुराग। वेलकम टू दिस सेशन। एस्पिरेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल लगा हुआ है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एस्पिरेंट्स, इसका एक सेशन मैं कल ले चुका हूं। जिन भी बच्चों ने उस सेशन को अटेंड नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो उस सेशन को देखें। आज हम इस चैप्टर्स को फिनिश कर देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो एस्पिरेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इमेज मैं कल भी डिस्कस किया था। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इमेज है। ये जवाहरलाल नेहरू साहब है, बाकी मेंबर्स हैं यहाँ पे। ये मेरा यूट्यूब और टेलीग्राम का चैनल है, स्टडी बाय अनुराग झा। आप इसे सब्सक्राइब करें जिससे आपको हमारी अपडेट मिलती रहे। एस्पिरेंट्स, हम कल के सेशन में अदर फंक्शन तक देख चुके थे, अदर फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तक। आज हम उससे आगे देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। आज हम देखेंगे कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है एस्पिरेंट्स आज का। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड ए नंबर ऑफ कमिटी टू डील विथ डिफरेंट टास्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ने अपॉइंट किया था बहुत सारे नंबर ऑफ कमिटीज को जो डील करेगी डिफरेंट टास्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में डिफरेंट टास्क होंगे उसको डील करने के लिए नंबर ऑफ कमिटी को अपॉइंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। ठीक है। आउट ऑफ दीज 8 वेयर मेजर कमिटी। 8 जिसमें मेजर कमिटी थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जिस कमिटी को अपॉइंट किया था उसमें 8 जो थे मेजर कमिटी थी। ठीक है। एंड अदर वेयर द माइनर कम्युनिटी। 8 मेजर थे, उसके बाद माइनर कमिटी थी। ठीक है। और उनके नाम को भी हम देखेंगे। जो मेजर कमिटी थी उसमें आता है यूनियन पावर कमिटी, जो जवाहरलाल नेहरू साहब डील कर रहे थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, जिसे जवाहरलाल नेहरू साहब डील कर रहे थे। थर्ड में प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब डील कर रहे थे। फोर्थ में ड्राफ्टिंग कमिटी, जिसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब डील कर रहे थे। 5 में है एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, उसे सरदार भाई वल्लभ पटेल साहब डील कर रहे थे। एस्पेरेंट्स, ये जो 5th नंबर वाला है, एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज के अंदर जो है सो 5 सब कमिटी में बटी हुई थी। ठीक है। अभी हम आगे इसे देखेंगे, जिसमें पहला था ए में फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी, जिसे जेबी कृपलानी साहब डील कर रहे थे। माइनॉरिटीज सब कमिटी, जिसे एससी मुखर्जी साहब डील कर रहे थे। आगे हम देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमिटी थी, इसे गोपीनाथ बरदोली इसे डील कर रहे थे। गोपीनाथ बरदोली, सॉरी फॉर द इंटरप्ट। उसके बाद 4th में देखते हैं एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया अदर देन दोज इन असम सब कमिटी, से ए बी ठाकर साहब डील कर रहे थे। और ई नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया सब कमिटी, इसे भी हमने देख लिया। और 6 में रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ कमिटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 7th में स्टेट कमिटी फॉर नेगोशिएशन विद स्टेट, जवाहरलाल नेहरू साहब डील कर रहे थे। और स्टीयरिंग कमिटी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डील कर रहे थे। आप इसे ध्यान रखिएगा, स्टीयरिंग कमिटी काफी बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमने 2 पार्ट में बताया था आपको, मेजर कमिटी और माइनर कमिटी। मेजर 8 थे और आज हम माइनर को भी देखेंगे। फाइनेंस एंड स्टाफ कमिटी, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डील कर रहे थे। क्रेडेंटियल्स कमिटी, अलादी कृष्णन अय्यर क्रेडेंटियल्स कमिटी, सॉरी फॉर द इंटरप्ट, अलाउद्दीन कृष्णन अय्यर साहब डील कर रहे थे। हाउस कमिटी जो थर्ड में है, उसे बी पटाभी सीतारामैया साहब डील कर रहे थे। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी, जिसे डॉक्टर के एम मुंशी डील कर रहे थे। 5th में है एडहॉक कमिटी ऑन द नेशनल फ्लैग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं इंपॉर्टेंट में आपको मार्क कर देता हूँ, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एडहॉक कमिटी जो नेशनल फ्लैग से रिलेटेड थे, उसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डील कर रहे थे। कमिटी ऑन द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसे जीवी मालवंकर साहब डील कर रहे थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे इसका। एडहॉक कमिटी ऑन सुप्रीम कोर्ट, काफ़ी बार पूछे जाते हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। एस बरदाचारी नॉट एन असेंबली मेंबर, और ये असेंबली मेंबर नहीं थे, इसलिए इसको आप ध्यान रखेंगे। एस बरदाचारी साहब थे, एस बरदाचारी साहब जो थे ये सुप्रीम कोर्ट कमिटी को ये डील कर रहे थे और ये असेंबली के मेंबर नहीं थे, आप इस बात को ध्यान रखेंगे।
8 में आ जाइए, कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंस, इसे वी सीतारामैया साहब डील कर रहे थे। इन्हें रटना नहीं है पेरेंट्स, आप इसे 2-3 बार इस वीडियो को देखें, 3-4 बार इसका पीडीएफ को पढ़े, ये खुद पे खुद आपको मेमोराइज हो जाएंगी। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है उस पर मैं मार्क कर देता हूँ, उसे आप बार बार देखें, बाकी इसे रटने की जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट, चलिए आगे देखते हैं। 9th में एक्सपर्ट कमिटी ऑन द फाइनेंशियल प्रोविजन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसे नलिनी रंजन सरकार, ये भी असेंबली के मेंबर नहीं थे, ये डील कर रही थी। आगे देखते हैं 10 में है लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमिटी, से एसके धर, ये भी असेंबली के मेंबर नहीं थे। ये असेंबली वाले जो नहीं थे ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एमसीक्यू के मामले में, इनसे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज से रिलेटेड जो कमेटी होती है। न्यू स्टूडेंट्स आप ध्यान दें, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे पहले कभी पॉलिटी को नहीं पढ़ा, उन्हें कोई घबराहट चिंता लेने की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ -1 से मैंने शुरू किया था। लिंग्विस्टिक का मतलब लैंग्वेज होता है, मैं यहाँ एक बार और लिख देता हूँ, आप ध्यान दें इस पर, हम आराम से पढ़ेंगे, उसके बाद आप भी ध्यान से पढ़ें। इसके लास्ट में हम सेशन के लास्ट में हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे, आप वीडियो को पॉज करें देन उसका आंसर दें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आंसर नहीं आने पे भी कोई फ़ायदा नहीं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, सीखने को मिलेगी इससे। चलिए आगे देखते हैं। 11th पे स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इसे जवाहरलाल नेहरू साहब डील कर रहे थे। 12 में प्रेस गैलरी कमेटी, इसे उषा नाथ डील कर रही थी। 13 में आइए एड हॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप, इसे एस भरदाचारी, ये भी असेंबली के मेंबर नहीं थे, ये डील कर रहे थे। ठीक है एस्पिरेंट्स, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, इसका पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल पे, स्टडी बाय अनुराग झा पे, आप इस पे जाए और टेलीग्राम से हमारे चैनल का पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लें, को वहाँ पे पीडीएफ हमारी दे दी जाएगी। आगे देखते हैं, चलिए ड्राफ्टिंग कमेटी को देखते हैं। अमॉन्ग ऑल द कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी वाज द ड्राफ्टिंग कमेटी, जो भी कमेटी थी उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी आप याद रखिएगा इस चीज़ को, काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेटी थी ये, और इसे सेटअप किया गया था, इस डेट को आप याद रखें 29 अगस्त 1947 में। इस कमेटी को कब सेटअप किया गया था, आप पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इसलिए आप याद रखें अगस्त 29, यानी 29 अगस्त 1947 को। इट वाज द कमेटी दैट वाज इंटरेस्टेड दैट द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग ए ड्राफ्ट ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, इसका काम था टास्क प्रिपेयर करना, ड्राफ्ट को प्रिपेयर करना था। आप टास्क को छोड़े, आप ड्राफ्ट को पकड़े, ड्राफ्ट काफ़ी लेमन वर्ड है, ड्राफ्ट करना था। ड्राफ्ट का मतलब होता है लिखने वाला, ये लिखने वाला कमेटी थी, आप ध्यान रखें इस चीज़ को। ड्राफ्टिंग कमेटी का कोई मतलब पूछ ले तो आप इसे लिखने वाला कमेटी कहेंगे। 1 सेकेंड गाइस, हम इसे पहले इरेज कर लेते हैं देन आगे चलेंगे। और ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी ये 7 मेंबर कमेटी थी, आप ध्यान रखें, और इसके चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ठीक है, सेकेंड नंबर पे जो इसके मेंबर थे, चेयरमैन तो BR अम्बेडकर साहब हो गए, भीमराव अम्बेडकर साहब, आप ध्यान रखें न्यू पेरेंट्स, इसलिए मैं आपके ही लिए आराम से मैं बता रहा हूँ। सेकंड जो इसके मेंबर थे N गोपाल स्वामी अय्यर थे, अलाउद्दीन किशन अय्यर से इसके मेंबर। उसके बाद 4th थे DM KM मुंशी, 5th में थे सैयद मोहन सदाउल्ला, 6th में थे N माधवा राव, और इनको रिप्लेस किया था BL मिट्टर। ये रिजाइन कर दिए थे N माधवा राव क्योंकि इनका हेल्थ सही नहीं था। आप इसको इस मेंबर का नाम ध्यान रखें क्योंकि ये पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये रिप्लेस हो गए। और एक थे TT कृष्णमाचार्य, और इनको रिप्लेस किया गया था DP खैतान के द्वारा क्योंकि ये बेचारे मर गए थे। कौन? TT कृष्णमाचार्य मर गए थे। The drafting committee, after taking into consideration the proposal of the various committee, prepared the first draft of the Constitution of India, which was published in February 1948. The people of India were given 8 months to discuss the draft and propose amendment in the light of the public comments. एस्पिरेंट्स, आइए हम इसे समझते हैं। एस्पिरेंट्स आप ध्यान दें, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी ये बहुत सारे जो वेरियस कमेटी बनी हुई थी इसके कंसिडरेशन को लेती थी, और इन्होंने इस सब के कंसिडरेशन को लेते हुए ड्राफ्टिंग कमेटी ने पहला ड्राफ्ट अपना तैयार किया। कब? फरवरी 1948 में। पूछ लिया जाता है ये डेट, आप ध्यान रखें। और पीपुल जो थे, द पीपुल ऑफ इंडिया वेर गिवन द 8 months टू डिस्कस द ड्राफ्ट एंड प्रपोज अमेंडमेंट। मतलब क्या था भी समझते हैं इसको। जो पीपुल, जो लोग थे भारत के, उन्होंने 8 month तक डिस्कस किया इस ड्राफ्टिंग कमेटी के साथ और अमेंडमेंट किया
और पब्लिक कमेंट को इन ड्राफ्टिंग कमेटी ने सुना, उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। ड्राफ्ट का मतलब होता है लिखने वाला कमेटी। मैं एक बार और आपको बताता हूँ। चलिए देखते हैं, अगर किसी बात में, किसी स्लाइड में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। 24 आवर के अंदर हमारी टीम आपको जवाब देगी, ठीक है। क्रिटिसिज्म एंड सजेशन, द ड्राफ्टिंग कमेटी प्रिपेयर्ड ए सेकेंड ड्राफ्ट। क्रिटिसिज्म और सजेस्ट करने पे ड्राफ्टिंग कमेटी ने प्रिपेयर किया एक सेकेंड ड्राफ्ट को, विच वाज पब्लिश्ड इन अक्टूबर 1948, जिसे अक्टूबर 1948 में पब्लिश किया गया। द ड्राफ्टिंग कमेटी टुक लेस देन 6 मंथ टू प्रिपेयर इट्स ड्राफ्ट। ड्राफ्टिंग कमेटी ने 6 महीने के अंदर ही ड्राफ्ट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। ऑल इट्स से ओनली फॉर 141 डेज, 141 दिन में ही ड्राफ्ट कर दिया। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये पूछ लिया जाता है। इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसे अब हम देखते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इंट्रोड्यूस द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द असेंबली ऑन November 4, 1948। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जो थे इंट्रोड्यूस किए पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन को इन असेंबली में, कब? November 4 नवंबर को 1948 में। डॉक्टर, इस बात को मैं एक बार और बता देता हूँ, भीमराव अंबेडकर साहब पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस किए असेंबली में 4 नवंबर 1948 को, और इसका जनरल डिस्कशन चलता रहा 5 दिन तक। ये जो B.R. अम्बेडकर साहब जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस किए थे, इसका जनरल डिस्कशन 5 दिन तक चला था। एस्पेरेंट्स, आप ध्यान रखें इस चीज को, यानी 9 नवंबर 1948 तक चला था। देन सेकेंड रीडिंग क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन स्टार्टेड ऑन 15 नवंबर 1948 एंड इन 17 अक्टूबर 1949। एस्पेरेंट्स, सेकेंड रीडिंग जो था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो स्टार्ट तो हुआ था 15 नवंबर 1948 को और एंड हुआ 17 अक्टूबर 1949 को, ठीक है। ड्यूरिंग दिस स्टेज एज मैनी as 7653 amendment were proposed and 2473 were actually discussed in the assembly। इस दौरान 7653 अमेंडमेंट हुए संविधान में, were proposed and 2473 को डिस्कस किया गया असेंबली में। ये जो इतना समय लगा था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 में, ये काम हुए थे। 7653 अमेंडमेंट हुए थे और जो है सो 2473 को इसको डिस्कस किया गया था। जो भी ये प्रोविजन थे उसे डिस्कस किया गया था। आइए पहले इसे इरेज करते हैं, देन हम आगे चलेंगे। द थर्ड रीडिंग ऑफ द ड्राफ्ट स्टार्टेड ऑन 14 नवंबर 1949, और कॉन्स्टिट्यूशन के थर्ड रीडिंग को स्टार्ट किया गया 14 नवंबर 1949 को। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मूव ए मोशन, और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने मूव किया एक मोशन असेंबली में, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, और असेंबली ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को पास किया। द मोशन ऑन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिक्लेयर्ड एज पास्ड ऑन नवंबर 26, 1949। आप इस डेट को याद रखेंगे, 26 नवंबर 1949। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड रिसीव द सिग्नेचर ऑफ द मेंबर्स एंड द प्रेसिडेंट्स। एस्पेरेंट्स, इस बात को हम समझते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जो मूव किए मोशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसे असेंबली में रखे, आप इसे इतना लेमन में समझें, ठीक है। मूव किए मोशन और असेंबली में, तो असेंबली ने उसे पास किया, और ये जो पास किया था कॉन्स्टिट्यूशन को असेंबली ने, जिसे B.R. अम्बेडकर साहब ने ड्राफ्ट करके दिया था, उसे डिक्लेयर किया और पास किया कब? 26 नवंबर 1949 में। आपको पहले भी बताया, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, आप इसे ध्यान रखें। और रिसीव और सिग्नेचर किया मेंबर्स ने, वो कॉन्स्टिट्यूशन पे सारे मेंबर्स ने सिग्नेचर्स किए, और प्रेसिडेंट, और आप बताएं प्रेसिडेंट कौन था? मैं आपको आगे बताऊंगा, आपको नहीं पता, मैं कल भी बता चुका हूँ, उसे मैं अभी भी बता देता हूँ। राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और मेंबर ने और राजेंद्र प्रसाद ने प्रेसिडेंट थे हमारे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पे सिग्नेचर किया। चलिए इससे आगे हम देखते हैं। Out of total 299 members of the assembly, only 284 were actually present on that day and signed the constitution। 299 मेंबर में 284 मेंबर ही उस दिन प्रेजेंट थे और साइन किए इन 284 मेंबर ने ही कॉन्स्टिट्यूशन पे। दिस इज ऑल्सो द डेट मेंशन इन द प्रीएम्बल एज द डेट ऑन विच द पीपल ऑफ इंडिया। आइए समझते हैं इस लाइन को। ये जो डेट है, कौन सा डेट? ये जो डेट था जिसमें 284 लोग ही साइन किए, किस दिन किए? ये डेट 299 मेंबर में 284 मेंबर प्रेजेंट थे और इन्होंने ही संविधान पे साइन किया, कॉन्स्टिट्यूशन पे हमारा साइन किया।
तो इस डेट को प्रियम्बल में रिकॉर्ड कर लिया गया। ठीक है, अब समझिए। चलिए आगे देखते हैं। दिस इज ऑल्सो द डेट mentioned in the preamble as the date on which the people of India in the Constituent Assembly adopt, enact and gave to themselves this constitution। इसको समझते हैं हम। एस्पेरेंट्स, इस लाइन का मतलब है ये डेट भी मेंशन है प्रियम्बल में, जिस डेट को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, इनेक्ट किया और अपने आप को दिया। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे इस चीज को। आगे देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्ट ऑन 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। कंटेन ए प्रियम्बल, उस समय इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रियम्बल थी, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे। आप लोगों से क्वेश्चन है कि अभी कितने हैं बताएं। चलिए मैं ही बता देता हूँ। ये 8 शेड्यूल अभी 12 है। ठीक है, पार्ट उस समय 22 थे, ये 25 हो गए हैं। और आर्टिकल्स कितने हैं ये मैं आपको बताता हूँ। एस्पेरेंट्स, आप ध्यान रखें, आर्टिकल्स पूछ लिए जाते हैं उस समय कितने थे और अभी कितने हैं। तो 395 उस समय थे जिस समय हमारा संविधान को हमने अपनाया था, और अभी 448 448 आर्टिकल्स हैं। फिलहाल हम इसे आइडियाइज करेंगे पहले, फिर हम आगे देखेंगे क्या है। ठीक है, The preamble was enacted after the entire constitution was already enacted। preamble को तब हम लोगों ने इनेक्ट किया जब इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन को हमने इनेक्ट कर लिया था, मतलब preamble हमने बाद में लिया। ठीक है, आप इस बात को लेमन में इसे समझे, preamble हमने बाद में लिया, पहले कॉन्स्टिट्यूशन लेने के बाद लिया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, then the law minister, pilot and the draft constitution in the assembly। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, इन्होंने ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को। ही टुक ए वेरी प्रोमिनिएंट पार्ट ये इन द डेलिब्रेशन ऑफ द असेंबली। एस्पेरेंट्स, प्रोमिनेंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। जैसा कि हम सब जानते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे। और डेलिब्रेशन का मतलब होता है डिस्कशन करना कुछ इम्पोर्टेंट चीज को। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ये इम्पोर्टेंट थे हमारे लिए, अभी भी हैं इम्पोर्टेंट पार्ट थे डिस्कस करने के लिए असेंबली में जो भी बात थी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। ही वाज आल्सो नो फॉर हिज लॉजिकल, फोर्सफुल एंड परसुएसिव आर्गुमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली। जैसा कि हम सब जानते हैं ये लॉजिकल बात करने के लिए, फोर्सफुल और परसुएसिव आर्गुमेंट करने के लिए भी जाने जाते थे असेंबली में। He is recognized as the father of the Constitution of India, और इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं पहले इस स्लाइड को इरेज करता हूँ फिर मैं आपको आगे डील करूंगा। एस्पेरेंट्स, अब ध्यान रखें इस चीज को, इन्हें हम फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, इन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दिस ब्रिलियंट राइटर, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नोन एज मॉडर्न मानू। ठीक है, तो हम ध्यान देंगे इस बात को। B.R. अम्बेडकर साहब जो थे, उन्हें ब्रिलियंट राइटर, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, अनडिस्प्यूटेड लीडर शेड्यूल कास्ट का, चीफ आर्किटेक्ट भी माना जाता था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, और इन्हें मॉडर्न मनु के नाम से भी जाना जाता था। मैंने इस स्लाइड को क्लियर कर दिया है, उसके बावजूद आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, सॉल्व करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। एस्पेरेंट्स, इस स्लाइड पे जितने चाहे उतने स्टार लगा लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड रहने वाला है, काफी बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे इसको डील करते हैं। इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन pertaining to citizenship, election, provisional parliament, temporary and transitional provision and short title contained in articles 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 came into force on 26 नवंबर 1949। ये वो आर्टिकल्स हैं जिन्हें हमने 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया था। इस बात को ध्यान रखें, काफी बार पूछ लिए जाते हैं आर्टिकल्स कौन कौन हमने 26 नवंबर 1949 को
रखा था। मैं जैसा कि आपको पहले भी बता चुका हूँ, आपको इसे रटना नहीं है। बार बार इस वीडियो को देखें, बार बार आप अपने पीडीएफ को पढ़ें, आपको मेमोराइज हो जाएगा। एस्पिरेंट्स, अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है, जब हमने 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान तैयार कर लिया था और इसे इनेक्ट भी कर लिया, कुछ पार्ट्स, कुछ आर्टिकल्स इस कॉन्स्टिट्यूशन में का, तो हम इसी दिन अपना कॉन्स्टिट्यूशन को फुल्ली क्यों नहीं अडॉप्ट कर लिया? आइए इस बात को समझते हैं। पहले हम इसे इरेज करेंगे, फिर हम इस बात को समझेंगे। तो एस्पिरेंट्स, हुआ ये था, दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन था। लाहौर, आप याद रखें इस चीज को, दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन था। किसका? आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और इसमें प्रेसिडेंट बनाया गया जवाहरलाल नेहरू साहब को। और ये उस समय काफी नौजवान थे। तो इन्होंने कहा जो 26 जनवरी 1930 को हम भारत को आजाद करा देंगे, इसलिए हमने इस दिन 26 जनवरी 1950 को अपने संविधान को, बाकी आर्टिकल्स को इनेक्ट किया। ठीक है, काफी लेमन लैंग्वेज में आपको समझा चुका हूँ, आशा करते हैं समझ गए। यही बात यहाँ लिखी हुई है, मैंने हाईलाइट भी कर दिया। पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किए थे रिजोल्यूशन लाहौर सेशन में दिसंबर 1929 में, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। विद द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मैंने पहले दिन के ही सेशन में मैं आपको बताया था, ये दोनों आर्टिकल्स काफ़ी इम्पोर्टेंस थे। आर्टिकल्स में बता दिया, एक्ट्स थे ये। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट 1935 से हमने अपने संविधान के काफ़ी पार्ट्स को लिए हैं। ठीक है, विद द ऑल इनेक्टमेंट, अमेंडमेंट और सप्लीमेंटिंग द लेटर एक्ट वेयर रिप्लेस्ड द एबोलिशन ऑफ द प्रिवी काउंसिल जुडिक्शन 1949, और हमने एबोलिश किया प्रिवी काउंसिल एक्ट 1949 को। और चलिए फिर आगे देखते हैं क्या। एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द कांग्रेस, इसको देखते हैं। वाइल इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर स्टिल इन प्रोग्रेस ऑन 8 जुलाई 1946, द कांग्रेस पार्टी INC अपॉइंटेड एन एक्सपर्ट कमिटी फॉर पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग मटेरियल फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दिस कमिटी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। आइए इस बात को समझते हैं। इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रोग्रेस में था। ठीक है, 8 जुलाई 1946 को तो कांग्रेस पार्टी, जिसे हम INC भी कहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, अपॉइंट किया एक एक्सपर्ट कमेटी को। इस एक्सपर्ट कमेटी का पर्पस था प्रिपेयर करना मटेरियल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, और ये कमेटी के जो मेंबर थे, जवाहरलाल नेहरू उसके चेयरमैन थे, M असफ अली, ये सब मेंबर थे। एक ही चेयरमैन होगा ना, तो वो जवाहरलाल नेहरू साहब थे, और बाकी सब मेंबर है। ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए था, बाकी आप जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी बार पॉलिटी पढ़ चुके हैं, उनके तो बताने की जरूरत ही नहीं थी इस बात, काफ़ी लेमन वर्ड था ये। फोर्थ जो इसके मेंबर थे वो थे गोपाल स्वामी अय्यर, उसके बाद KT शाह, DR गाडगिल, हुमायूं कबीर, K संथानम। लेटर on the chairman proposal it was the resolved that the Krishna Kripalani be co-opted as member and convener of the committee. The committee had two sittings, the first at New Delhi from July 20 to 22 in 1946 and the second at Bombay from 15 to 17 August 1946. आइए इस बात को समझते हैं। चेयरमैन के प्रपोजल पे, चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू साहब। इनके प्रपोजल पे कृष्णा कृपलानी जो थे, उन्हें अपॉइंट किया गया मेंबर के रूप में इस कमेटी का। और ये कमेटी का 2 सीटिंग हुआ था, पहला न्यू दिल्ली में जो 20 से 22 जुलाई 1946 में हुआ था, दूसरा बॉम्बे में हुआ था। इसका कब? 15 अगस्त से 17 अगस्त 1946 में। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्रिटिसिज्म भी काफ़ी हुई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का।
इसको हम देखेंगे। द क्रिटिक्स हैव क्रिटिसाइज्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन द वेरियस ग्राउंड। जैसा कि मैं आपको बता दिया हूँ पहले भी, क्रिटिक्स ने क्रिटिसाइज किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को वेरियस ग्राउंड पे, और इन सबको हम देखेंगे। इन्होंने कहा सबसे पहले ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। आइए इसको समझते हैं। द क्रिटिक्स हैव आर्ग्यूड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी as its member were not directly elected by the people of India on the basis of universal adult franchise। एस्पेरेंट्स ध्यान दें आप, क्रिटिक्स ने ये आर्ग्यू किया, इस बात को कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, क्योंकि मेंबर्स इसके डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं हैं पीपुल के द्वारा। बात सही थी, हमने कल इस बात को देखा भी था। काफ़ी सारे प्रिंसली स्टेट से उन्हें नॉमिनेट भी किया गया था, इस बात को भी हमने देखा था। और ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, आपको मैंने कल एडल्ट फ्रेंचाइजी को काफ़ी डिटेल में बताया था। आप बताइए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है। मैं आपको फिर एक बार यहाँ बता देता हूँ न्यू स्टूडेंट्स के लिए। जो भी 18 ईयर्स से ज़्यादा के लोग होंगे वो वोट दे सकेंगे इलेक्शन में, उसे ही एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं, जैसा कि अभी भी इम्प्लीमेंट हुआ है। अभी भी इस बात को हम देखते हैं। सेकेंड है नॉट ए सॉवरन बॉडी। सॉवरन वर्ड को मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, जिसमें डिसीजन लेने का क्षमता हो, इनका कहना था जो ये सॉवरन बॉडी नहीं है। आइए देखते हैं। क्रिटिक्स मेंटेन दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट ए सॉवरन बॉडी एज इट वाज क्रिएटेड बाय द प्रपोजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इनका कहना था ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये एक सॉवरन बॉडी नहीं है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कहने पे, प्रपोजल पे इसे क्रिएट किया गया है। फर्दर दे सेड दैट द असेंबली हेल्ड इट्स सेशन विद द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सोवरन का मतलब डिसीजन लेने की क्षमता नहीं हो। इस बात में भी वही बात लिखा हुआ है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के परमिशन पे इस बात को शुरू किया गया, इसलिए एक सॉवरन बॉडी नहीं है। इसको हम पहले इरेज करेंगे, देन आगे देखेंगे। एस्पिरेंट्स थॉट में है टाइम कंज्यूमिंग। According to the critics, the Constituent Assembly took unduly long time to make the Constitution। क्रिटिक्स के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काफ़ी समय ले लिया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। दे स्टार्टेड द फ्रेमर ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन टुक ओनली 4 months। अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे बनाने में सिर्फ 4 महीना लगा था। हमारा कितना लगा तो आप समझे, लिखा हुआ है यहाँ पे, वैसे इसका PDF आपको दे दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। हमारा लगा 2 साल 11 महीना और 18 दिन हमारे संविधान को बनाने में लगा था। ठीक है, आप ध्यान दें। इन दिस कॉन्टेक्स्ट नजीरुद्दीन अहमद, ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, coined a new name for the drafting committee to show his contempt for it। He called it up a drifting committee। इसका मतलब है एस्पिरेंट्स, ये जो नजीरुद्दीन अहमद थे ये मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और इन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी को एक नया नाम दिया, ड्रिफ्टिंग कमेटी। ठीक है, ये 4th पॉइंट को देखते हैं। डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, इसे डोमिनेटेड बाय कांग्रेस भी कहा गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। द क्रिटिक्स चार्ज दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस पार्टी। इनका कहना था जो सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी ही थी, जो बात सच भी है। ग्रानविले ऑस्टिन, ये एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, रिमार्क किया द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज ए वन पार्टी बॉडी इज एन एसेंशियली वन पार्टी कंट्री। द असेंबली वाज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वाज इंडिया। इस बात का मतलब है जो ये जो ग्रॉविन ऑस्टिन साहब थे, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक एक्सपर्ट थे। इन्होंने कहा जो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये वन पार्टी बॉडी है, जो वन पार्टी कंट्री के लिए है। और इन्होंने एक नारा भी दिया, द असेंबली वाज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वाज इंडिया। ये जो असेंबली है वो कांग्रेस की थी और कांग्रेस इंडिया का है। ध्यान दें इस बात को। चलिए हम आगे चलते हैं। 5th, लॉयर एंड पॉलिटिकल डोमिनेशन। काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं क्रिटिसिज्म को, मेंस में भी पूछा जाता है यूपीएससी के और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के। आप इस बात को भी ध्यान दें, आप इसे काफ़ी बार पढ़ें। इट इज़ ऑल्सो मेंटेन बाय द क्रिटिक्स दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय लॉयर और पॉलिटिशियन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लॉयर और पॉलिटिशियन के द्वारा डोमिनेट किया जा रहा है। ठीक है, दे पॉइंटेड आउट दैट द अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वेयर नॉट सफिशिएंट रिप्रेजेंट। और अदर सेक्शन जो सोसाइटी के थे वो सफिशिएंट लेवल पे प्रेजेंट नहीं थे, ये बात भी सही है। दिस इज टू देम इज द मेन रीजन फॉर बल्कनेस एंड कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यही मेन रीजन था कॉन्स्टिट्यूशन के
बल्कनेस का और कॉम्प्लिकेटेड होने का लैंग्वेज का, ठीक है। डोमिनेटेड बाय हिंदूज, 6 पॉइंट ये था। अकॉर्डिंग टू द सम क्रिटिक्स द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज ए हिंदू डोमिनेटेड बॉडी, क्रिटिक्स के मुताबिक ये एक हिंदू डोमिनेटेड बॉडी था। लॉर्ड विस्काउंट साइमन कॉल्ड इट अपॉन ए हिंदूज, इस बात को आप ध्यान रखें, काफी बार पूछ लिया था किसने कहा था ये हिंदूज का बॉडी है, तो लॉर्ड विस्काउंट साइमन साहब ने कहा। लॉर्ड विस्काउंट साइमन कॉल्ड इट ए बॉडी ऑफ हिंदूज, याद रखेंगे इस बात को, आशा करते हैं। सिमिलरली ए विंस्टन चर्चिल commented that the Constitution Assembly represented only one major community in India, और इस बात को भी आप ध्यान रखें, विंस्टन चर्चिल साहब जो थे इन्होंने कमेंट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे कि ये सिर्फ ओनली वन मेजर कम्युनिटी थी इंडिया का। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए ट्रिक के लिए हम साहब वाहब लगा देते हैं, बाकी ऐसा कोई बात नहीं है। ध्यान रखें आपको मेमोराइज हो, यही हमारा इस सेशन का उद्देश्य है और हमारा भी यही उद्देश्य है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। एलिफेंट वाज अडॉप्टेड एज द सिंबल सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। एलिफेंट को अडॉप्ट किया गया सिंबल के रूप में, सील के रूप में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। सन BN राव वाज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडवाइजर, आप इस बात को हमेशा याद रखें, और ये लीगल एडवाइजर भी थे टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। थर्ड में देखते हैं HBR अयंगर वाज द सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये सेक्रेटरी थे। SN मुखर्जी वाज द चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, SN मुखर्जी जो थे ये चीफ ड्राफ्ट्समैन थे कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। आइए आगे देखते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। 5th नंबर पॉइंट को, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वाज द कॉलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब थे ये कॉलीग्राफर थे। कॉलीग्राफर का मतलब होता है आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुली विथ पेन, पेन से किसी चीज को ब्यूटीफुली लिखने के लिए, ये KBC में भी पूछा गया था। अब इस बात को ध्यान रखें, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये 1 करोड़ का क्वेश्चन था। मैंने आपको पहले दिन ही बताया था हमारे सेशन को अटेंड करने से आप KBC में करोड़पति भी बन सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, पढ़ाई करें, बाकी नॉलेज है तो ऐसे तो आते ही रहेंगे। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज हैंड रिटेन बाय हिम इन ए फॉलोइंग इटैलिक स्टाइल, और किस स्टाइल में लिखा गया था हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को, हाथ से लिखा गया इटैलिक स्टाइल में, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। द ओरिजिनल वर्जन वाज ब्यूटिफाइड एंड डेकोरेटेड बाय आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन इंक्लूडिंग नंदलाल बोस एंड बेहोर राम मनोहर सिन्हा। ओरिजिनल वर्जन को ब्यूटीफुली और डेकोरेट किया गया था आर्टिस्ट शांति निकेतन द्वारा, शांति निकेतन साहब और नंदलाल बोस जी के द्वारा। इसे भी आप याद रखें, मुझे आज भी याद है कि KBC एक महिला खेल रही थी और अमिताभ बच्चन साहब के द्वारा इस क्वेश्चन को पूछा गया था, और इसका भी रकम 1 करोड़ ही था। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये KBC वालों का फेवरेट है, तो SSC और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वाले का काफ़ी फेवरेट है, और UPSC वाले इसे स्टेटमेंट के रूप में पूछ लिया करते हैं। यस या नो आपको बताना पड़ता है, राइट या नो 1 2 3 करके उनका पूछा जाता है, उसे भी हम सॉल्व करेंगे। बेहोर राम मनोहर सिन्हा illuminated, beautified and ornaments the original preamble calligraphied by the प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इस पॉइंट्स को आप मार्क कर लें स्टूडेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेहोर राम मनोहर सिन्हा जो था इन्होंने ब्यूटीफुली और ऑर्नामेंट्स किया किसका, ओरिजिनली प्रीएम्बल का, लेकिन इसे आर्ट, कॉलीग्राफर का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुली होता है इसका मतलब। इसे किया था प्रीएम्बल में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, तो आपसे ये UPSC का फेवरेट क्वेश्चन हो जाएगा, इसे स्टेटमेंट में वो पलट देंगे, आप ध्यान रखें इस बात को। द कॉलीग्राफी ऑफ द हिंदी वर्जन ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय वसंत कृष्णा वेदा एंड एलिजेंटली डेकोरेटेड एंड इल्यूमिनेटेड बाय द नंदलाल बोस। आइए इस बात को समझते हैं, जो हिंदी वर्जन था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का उसे डेकोरेट या आप कह सकते हैं डेकोरेट किया गया वसंत कृष्णा वैद्या के द्वारा, और उसे एलिजेंटली डेकोरेट और इल्यूमिनेट किया गया नंदलाल बोस जी के द्वारा, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे इस बात को, आशा करते हैं। एस्पेरेंट्स, ये 8 पॉइंट को मैं एक बार और समझा देता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये जो हिंदी वर्जन था ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन का, इसे कैलीग्राफ, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आर्ट होता है इसका मतलब, इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं लेकिन आर्ट मान के चलेंगे हम, जो होता है मीनिंग उसी को समझें। वैसे मैं पहले तो आपको आर्ट ही डेकोरेट ही बता चुका हूँ, लेकिन ऐसे आर्ट समझेंगे। ये जो हिंदी वर्जन था ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन का, इसे किया था बसंत कृष्णा वैद्या ने, और इसे ही
डेकोरेट किया था किसने? नंदलाल बोस ने। तो पहले शायद मिस्टेक हो गई थी, तो इस बात को आप बाद वाले बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Originally, the Constitution of India did not make any provision with respect to authoritative text on the Constitution in Hindi language. Originally जो है Constitution जो हमारे देश का, उसमें कोई प्रोविजन नहीं था हिंदी लैंग्वेज के लिए, ठीक है। लेकिन लेटर ए प्रोविजन इन दिस रिगार्ड वाज मेड बाय द 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। इस अमेंडमेंट के तहत हमने इस चीज को लेटर ऐड किया, पहले नहीं था ऐसा कोई बात हमारे संविधान में, ठीक है। दिस अमेंडमेंट इंसर्ट ए न्यू आर्टिकल 394A इन द लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इस बात एक बार इसे इरेज कर लेते हैं, फिर इसे पढ़ते हैं, एक्चुअली पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। तो आइए इसे समझते हैं। ओरिजिनली हमारे संविधान में कोई प्रोविजन नहीं था हिंदी लैंग्वेज को लेकर के, ठीक है। लेकिन बाद में हमने ऐसा बनाया 58 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978, शायद ये 8 मिस है, इसे इग्नोर करेंगे, और इसे न्यू आर्टिकल 394A के तहत हमने ऐड किया पार्ट 22 में, ठीक है। द आर्टिकल्स कंटेंट्स ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन, इस बात को आप देखेंगे आगे। द प्रेसिडेंट शैल cause to be published under this authority the translation of the constitution in Hindi language। प्रेसिडेंट के काउज में पब्लिश किया गया हिंदी लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। द मॉडिफिकेशन विच आर नेसेसरी टू ब्रिंग इट इन कॉन्फॉर्मिटी विथ द लैंग्वेज स्टाइल एंड टर्मिनोलॉजी अडॉप्ट इन द ऑथोरेटिव टेक्स्ट ऑफ the central act in the Hindi can be made in it. All the amendment of the constitution made before such publication should be incorporated in it। ये मॉडिफिकेशन नेसेसरी था, लैंग्वेज स्टाइल और टर्मिनोलॉजी को हमने अडॉप्ट किया, लैंग्वेज के आधार पे इसे करना इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने किया। आगे हम देखते हैं। द ट्रांसलेशन इन हिंदी ऑफ एवरी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इन इंग्लिश, जो भी इंग्लिश में थे उसे हमने हिंदी में अमेंडमेंट किया। द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एवरी अमेंडमेंट पब्लिश शैल बी कंस्ट्रक्टेड टू हैव द सेम मीनिंग एज द ओरिजिनल टेक्स्ट इन इंग्लिश। मैंने आपको पहले ही बताया, जो इंग्लिश में था उसे सेम ही हमने अमेंड करके हिंदी में कर दिया। इफ एनी डिफिकल्टी अराइज इन दिस मैटर द प्रेसिडेंट शैल क्लॉज द हिंदी टेक्स्ट टू बी रिवाइज्ड सुटेबली। और अगर इस हिंदी के में ट्रांसलेट करने के दौरान, जो हिंदी में हम अपने संविधान को ट्रांसलेट करेंगे उसके दौरान कोई भी डिफिकल्टी अराइज होती है तो वो मैटर प्रेसिडेंट देखेंगे, ठीक है। The translation of the constitution and its every amendment published shall be deemed to be for the all purpose its authoritative text in Hindi, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ट्रांसलेट किया हमने हिंदी में हर एक अमेंडमेंट को। चलिए आगे देखते हैं। और ये जो सीट्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 1946 से भी मैंने डाल दिया है सीरियल नंबर के मुकाबले। एरिया सीट तो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस 11 थे 292, इंडियन प्रेसिडेंशियल स्टेट 93 सीट, चीफ कमिश्नर प्रोविंस 4 थे 4 से 389 हुए। रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो जुलाई अगस्त में हुई थी 1946 में इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जिसमें कांग्रेस 208 सीट, मुस्लिम लीग 73 सीट। मैंने आपको कल भी बताया था, इस बात को ध्यान रखें। मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया था, काफ़ी एग्जाम का क्वेश्चन होता है जो पार्टिसिपेट नहीं करता आप उसे काट कर देंगे, नहीं पार्टिसिपेट किया था एग्जाम इलेक्शन को, एग्जाम क्यों बोल। यूनियनिस्ट पार्टी 1 सीट जीती थी, यूनियनिस्ट मुस्लिम 1 सीट, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट 1 सीट, कृष्ण प्रजा पार्टी 1 सीट, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1 सीट, सिख नॉन कांग्रेस 1 सीट और कम्युनिस्ट पार्टी 1 और इंडिपेंडेंट्स 8 सीट, टोटल 296 सीट, ठीक है। आगे चलते हैं। कम्युनिटी वाइज रिप्रेजेंटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946, कम्युनिटी के हिसाब से भी हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रखा था, तो उसे देख लेते हैं। हिंदू 163, मुस्लिम 80, शेड्यूल कास्ट 31 सीट स्ट्रेंथ थी 31, इंडियन क्रिश्चियन 6, बैकवर्ड ट्राइब 6, सिख 4, एंग्लो इंडियंस 3, पारसीज 3, टोटल 296। आगे देखते हैं नोट्स और रिप्लेसमेंट। द कैबिनेट मिशन कंस्टिस्ट ऑफ, ये 3 मेंबर का था कैबिनेट मिशन, जिसमें थे लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी एलेक्जेंडर अराइव हुए थे भारत कब? 24 मार्च 1946 को। चलिए आगे देखते हैं।
दोस्तों ये कुछ MCQs हैं, आप वीडियो को पॉज करें और तब इसका आंसर दें। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी होगी आप लोगों को, BR अम्बेडकर साहब को टिक करेंगे हम लोग। हाउ मैनी मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी मैं इसको डील करके आया हूँ, ऐसा करते हैं आप जवाब देंगे। कितना था, 284। थर्ड क्वेश्चन है, द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज। इसका ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, पॉज कीजिए, बताइए। से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, मैं बता चुका हूँ आपको। हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए नॉन कांग्रेस मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ए में है जीवी कृपलानी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, KM मुंशी, TT कृष्णचार्य। बताइए आप लोग। तो इसका आंसर होगा BR अम्बेडकर, बाकी सब कांग्रेस के मेंबर थे, यही कांग्रेस के मेंबर नहीं थे। हाउ मेनी मेंबर्स वर असाइंड बाय द कैबिनेट मिशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। A 300, B 309, C 450, D 296। इसका आंसर 296 होगा, मैंने आपको कैबिनेट मिशन के बारे में पीछे बताया भी है। चलिए एस्पिरेंट्स, इस अपने ऑब्जेक्टिव का थंबनेल लगा हुआ है, इसके सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि देश में बहुत बड़ी महामारी फैलाई हुई है, तो बीट करेंगे कोविड-19 को। वॉश कीजिए हैंड फ्रीक्वेंटली, यूज कीजिए मास्क, अवॉइड कीजिए पब्लिक प्लेस, टेक विटामिन C, मेंटेन कीजिए सोशल डिस्टेंस को। गाइस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप बार बार इस सेशन को रिवाइज करते रहें, तभी इस सेशन का फायदा होगा। चलिए आज यहीं इस सेशन को रखते हैं। मस्त रहे, व्यस्त रहे, जय